उमेश बाबू एक सरकारी पद पर थे। सरकारी नौकरी से रिटायर होकर आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे। बेटी करुणा का विवाह अपने ही शहर के एक मिडिल परिवार में 3 साल पहले ही कर चुके थे। बेटा रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और पत्नी नंदिनी गृहस्थ गृहिणी थी। पत्नी के सहयोग से ही उन्होंने अपनी सीमित आयु में ही बच्चों को सेटल किया और अपना मकान भी बना लिया। अब वे रोहित का विवाह करके अपनी आखिरी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। बहू के संबंध में नंदिनी जी की एक विशेष इच्छा थी। अपने साथ उठने बैठने वालों के मुख से जब नौकरी वाली बहू की बातें सुनती थी तो सोचती थी कि काश मुझे भी नौकरी वाली बहू मिल जाए। शादी ब्याह का सेटल कराने में उनका छोटा भाई बाबूलाल बहुत माहिर था, सो अपनी पसंद बताकर रोहित के लिए पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने भाई बाबूलाल को दे दी। बाबूलाल ने भी इस काम में तनिक भी देरी नहीं की और अपने ही गांव में एक परिचित की बेटी सुशीला, जो सुंदर सुशील होने के साथ साथ नंदिनी जी के ही शहर के एक अस्पताल में महिला की डॉक्टर भी थी, उससे रोहित के विवाह की बात चला दी। नंदिनी जी के लिए तो लड़की नौकरी करती है, यही बहुत था, और उमेश बाबू ठहरे पत्नी के अनुचर। बस एक दिन नंदिनी जी सपरिवार अपने होने वाली बहू को देखने चल दी। रोहित और सुशीला ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और उसी दिन अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी कर दी गई। शुभ मुहूर्त में नंदिनी जी ने बेटे का विवाह कर दिया और सुशीला को बहू बनाकर ले आई। पूरा परिवार और सहेली जैसी ननद करुणा का स्नेह पाकर सुशीला बहुत खुश थी। विवाह से पूर्व ही उसने अस्पताल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, इसलिए अपने पति और परिवार वालों के साथ समय बिताने का उसे पूरा मौका मिल गया था। कुछ दिनों बाद करुणा अपने ससुराल चली गई और रोहित भी अपने काम में जाने लगा। करुणा अपनी भाभी को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, इसीलिए एक दिन उसके अस्पताल जा पहुंची। अस्पताल में अच्छी खासी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से सुशीला ने करुणा से मिलने के लिए 5 मिनट का समय निकाला। हालचाल पूछने के बाद सुशीला ने आने का कारण पूछा तो करुणा टाल गई। बोली, यूं ही आपसे मिलने को दिल किया, कहकर वहां से लौट आई। उसने अपने पिता को फ़ोन करके कहा कि भाभी दिन भर महिलाओं की सेवा में लगी रहती हैं और माँ है कि उनकी तुलना दूसरों के करके बेवजह कुटती रहती हैं, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और यही हुआ, नंदिनी जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। घबराहट बेचैनी के काले सायों ने उन्हें घेर लिया। रोहित ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें फुल रेस्ट करने और तनाव मुक्त रहने की सलाह दी। सुशीला ने अस्पताल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और सास की देखभाल में जुट गई। डॉक्टर वो थी ही, हर तरह से सास का ख्याल रखने लगी। बहू की सेवा से नंदिनी जी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। उसी समय काशी जी बहन से मिलने आए। नंदिनी जी ने कुछ कहना चाहा तो उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोले, दीदी, दूसरों की बहुएं कैसी भी हों, आपकी बहू जैसी कभी नहीं हो सकती। आपके बदले व्यवहार को देखते हुए भी सुशीला के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। सुशीला से फ़ोन पर बात करने के बाद रेनू चाची का मन थोड़ा हल्का हो जाता था, मन की भड़ास निकल जाती थी। इतनी बड़ी दुनिया में एक सुशीला ही थी जिससे वह अपना दुख दर्द साझा कर सकती थी। रेनू सुशीला की चाची थी और धीरे धीरे वह सबकी चाची बन गई। बड़ी मन्नतों के बाद चाची को एक बेटा नसीब हुआ, लेकिन पति की असमय मौत के कारण जेठ जेठानी की छत्र छाया में पला बड़ा। जेठ की 3 बेटियां में एक बेटी सुशीला का कन्यादान रेनू ने ही किया था। सचमुच उन दोनों में माँ बेटी सा ही रिश्ता था। रेनू जी के पति सरकारी विभाग में अच्छे पद पर थे। उनके मरने के बाद रेनू को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, अतः उनका पेंशन भी रेनू जेठ जी के हाथों में थमा देती थी। रेनू को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। पति की मौत के बाद चलती फिरती रोबोट बन गई थी। वैसे भी वह शुरू से अंतर्मुखी स्वभाव की थी और ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ सीधी थी।
जिस काम में जेठानी लगा देती थी सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगी रहती थी, मानो उसकी अपनी कोई चाहत ही नहीं थी। कभी ना किसी चीज़ के लिए बहस करना, ना किसी बात का जवाब देना। मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बेटा भी स्कूल जाने लायक हो गया था। बेटा स्कूल से निकलकर अब कॉलेज में पहुंच गया था। जेठ जी ने अपने बेटे और रेनू के बेटे में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। समय अपनी गति से गुजर रहा था। दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। जेठ जी ने उन दोनों की शादी भी धूमधाम से कर दिया, लेकिन जेठ जेठानी अधिक दिन तक बहू के हाथों बनी रसोई का आनंद नहीं उठा सके। एक दुर्घटना में ही दोनों की मौत हो गई। नियति के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ता है। घर की बागडोर बहुओं की हाथ में आ गई। रेनू की रुचि घर गृहस्थी में बिल्कुल ही नहीं थी, या कह सकते हो कि घर गृहस्थी संभालने की काबिलियत ही उसमें नहीं थी। नए ज़माने की दोनों बहुएं भला एक साथ कहाँ से निभा पाती, और बीच में दीवार खिंच गई, क्योंकि अब जेठ जी और रेनू के बेटे में बनती ही नहीं थी। बहू रेनू को पूछती ही नहीं थी। रेनू बहू के लिए बस एक नौकर थी। धीरे धीरे रेनू की स्थिति बस से बदतर होती गई। बहू ने उसे एक कमरे तक सीमित कर दिया, जिससे वह बाहर वालों के संपर्क में कम आए। बेटा महीने में एक बार उनके पास आता था और प्यार मोहब्बत से बातें कर पेंशन के लिए हस्ताक्षर करा कर चला जाता था। शुरू शुरू में तो रेनू आस पड़ोस के फ़ोन पर सुशीला से बातें कर लिया करती थी। उसकी सहायता सिर्फ यही थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। सुशीला अपनी चाची की स्थिति में काफ़ी दुखी रहती थी। वह जानती थी कि चाची के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ से उसे कैदी बनाकर रखा गया है। पेंशन के लिए जिंदा रखना ज़रूरी है, इसलिए सुबह शाम भोजन मिल जाता था। सुशीला एक दो बार उनके बहू बेटे से बात करने की कोशिश भी की। हमेशा यही जवाब मिलता, मेरे घर में दखल देने की कोशिश मत करो। हम उनके अपने हैं, हम उनका अच्छा बुरा जानते हैं। सुशीला मजबूरन चुप ही रहती थी। कई साल बाद इस बार सुशीला मायके आई। रेनू चाची की हालत देख आंखें भर आई। 2 जून भोजन और 1 लोटा पानी कमरे में रखने के अलावा कभी कोई रेनू चाची की तरफ देखता भी नहीं था। सुशीला ने सोचा, क्या अपनी माँ के प्रति बेटे को कोई चिंता नहीं? कैसा बेटा है अपनी माँ को दुख को नहीं देख पा रहा है? एक निर्णय लेते हुए सुशीला ने अपने पति को फ़ोन किया और उसके बाद रेनू चाची का सामान बांधने लगी। सामान के नाम पर चाचा की तस्वीर और नारायण की मूर्ति के अलावा कुछ ले जाने लायक था ही नहीं। सुशीला ने अपनी रेनू चाची को अपने साथ अपने ससुराल ले आई। बेटा और बहू देखते रह गए। रेनू चाची सुशीला के साथ बहुत ही खुश रहने लगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या सुशीला ने चाची को अपने साथ ले आकर अच्छा किया। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में।